हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमारी हेल्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट इज़ इंटरनल मेडिसिन। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनल मेडिसिन क्या है, इंटरनल मेडिसिन का रोल क्या होता है और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग को कैसे इम्पैक्ट करता है। और ये सारी जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद है फेमस एंड एक्सपीरियंस्ड इंटर्निस्ट डॉक्टर पराग अग्रवाल। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इंटरनल मेडिसिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है इंटरनल मेडिसिन? इंटरनल मेडिसिन का मतलब जो हमारे इंटरनल शरीर के अंदर जो मेडिसिन होती है, शरीर के अंदर जो अंग होते हैं, शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है या उनमें कोई विकार आता है, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको हम इस सब्जेक्ट में डील करते हैं। इंटर्निस्ट का यही काम होता है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसको बीमारी के बारे में पता चलाया जाए। ओके, तो अगर कोई पेशेंट है, उसको कोई कॉम्प्लेक्स सिम्टम जो होता है, तो एक इंटर्निस्ट उसे कैसे डायग्नोस करता है? डायग्नोस करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो पेशेंट हमारे पास आता है, जैसे ओपीडी में पेशेंट आता है तो हम उसको एग्जामिन करते हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या साइंस हैं, सारे हम उसके जो लंग्स और हार्ट, जो भी उसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसके बारे में जो भी हम जांच पड़ताल करते हैं, अपनी जांच ऊपर से करते हैं। और उसमें अभी अगर कुछ समझ में आता है तो ठीक है, उसके हिसाब से हम उसको दवाई देते हैं। नहीं तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसके कुछ टेस्ट वगैरह कराते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह हैं, CT स्कैन है, MRI है, एक्सरे है, ECG है, जो भी ज़रूरत होती है उस पेशेंट के हिसाब से हम वो सब प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, क्रोनिक कंडीशंस जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इसको इफ़ेक्टिवली कैसे मैनेज किया जा सकता है? जैसा कि आपने पूछा है मेरे से कि ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को कैसे मैनेज करते हैं, आजकल ये हमारे देश में और देश में ही नहीं, बाकी वर्ल्ड में भी ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई हैं। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, काफ़ी सारे मरीज़ आजकल डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए हम सबसे पहले पेशेंट की मानसिक स्वास्थ्य और पेशेंट का फिज़िकल हेल्थ कैसी है उसको जांच करते हैं, एक्सटर्नल जांच करते हैं। और हमें लगता है कुछ जांच कराने की ज़रूरत है, अंदर की जांच कराने की ज़रूरत है। शुगर जैसे अगर बढ़ी हुई हो तो शुगर की जांच कराते हैं। कुछ और जांच है तो जैसे HbA1c होती है, उसकी 3 महीने की एवरेज शुगर होती है, उससे पता चलता है हमें। यूरिन में शुगर आती है, कभी कभी पेशेंट बहुत वीक हो जाता है, पेशेंट का वज़न गिर जाता है, तो ये सब सिम्टम्स में पता चलता है। प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा आता है उसको, ये सब डायबिटीज़ के सिम्टम है। तो इससे हम उसकी निदान करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद फिर जितनी शुगर का लेवल होता है उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। ऐसे ही हाइपरटेंशन में हाइपरटेंशन के भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे थकान, कमज़ोरी, सिर दर्द, भूख न लगना, शरीर दर्द, बेचैनी, घबराहट, ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। तो उसको हम मेज़र करते हैं कितना ब्लड प्रेशर है, और उसके हिसाब से कुछ ECG, हार्ट रिलेटेड और भी कुछ टेस्ट कराते हैं, ECG है, लिपिड प्रोफाइल है, उसके हिसाब से फिर उसको ट्रीट करते हैं। ओके, तो आपके प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, जो हेल्थ इशू है, वो क्या है? यूजुअली तो हमारे पास जैसे सीज़न में तो हमारे पास जैसे फ़ीवर वगैरह के पेशेंट तो आते ही रहते हैं, फ़ीवर के हैं, पेट दर्द है, उल्टी दस्त वगैरह, ये सब तो आते ही रहते हैं। यूजुअली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये सब डिसऑर्डर के भी पेशेंट आते हैं, कुछ लिवर डिसऑर्डर के भी आते हैं, हेडेक के भी पेशेंट आते हैं। डायबिटीज़ तो कॉमन है ही, सिर दर्द में माइग्रेन वगैरह बहुत कॉमन है आजकल, वो सब उस तरह के पेशेंट भी आते हैं। और बाकी पेट से रिलेटेड बीमारियां बहुत सारी होती हैं, लिवर, किडनी की बीमारियां होती हैं, उससे रिलेटेड पेशेंट होते हैं। ओके, तो अगर कोई एक पेशेंट है जो मल्टीपल मेडिसिन्स ले रहा है, तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है? मल्टीपल मेडिकेशन ले रहा होता तो उसको ये एडवाइस करते हैं हम कि सारी मेडिसिन एक साथ ना ले, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और किसी मेडिसिन से अगर कोई साइड इफ़ेक्ट उसको लगता है किस दवाई खाने के बाद, तो हमें रिपोर्ट करे और उस दवाई को उस समय खाना बंद कर दे। ओके, आप प्रिवेंटिव केयर को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? प्रिवेंटिव केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल के समाज में ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, कंप्यूटर पे बहुत देर तक वर्क करते हैं, उससे बहुत स्ट्रेस पैदा होता है, काम का तनाव बहुत ज़्यादा पैदा होता है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और भागा दौड़ी में थकान, कमज़ोरी, अनिद्रा, जो नींद ना आना, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं आजकल। ओके, तो कुछ ऐसे हेल्थ
जो टिप्स हैं वो आप हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं, जिससे अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो मेंटेन करके रख सकते हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में सबको पता है, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। हम सबको बताते हैं कि जैसे टाइम से सोना, टाइम से जगना, पूरी तरह से नींद लेना, अच्छा खाना खाना, हेल्दी फूड लेना और अच्छी डाइट लेना और व्यायाम करना, ये सब अच्छी आदतें हैं जो हम सबको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर कोई मेडिकेशन है, अगर उसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करने के लिए ये तरीका है कि जिस दवाई से उसको साइड इफ़ेक्ट हुआ है, कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है, तो पेशेंट हमें आके बताए कि किस दवाई से उसको प्रॉब्लम हो रही है। एक साथ दवाई नहीं खानी है, अलग अलग टाइम पे दवाई खानी है। जिस दवाई को खाने के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है, साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और किस तरह का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, उसी समय उस दवाई को आगे खाना बंद कर दें और डॉक्टर को आगे बताएं। सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ ट्रीटमेंट में मानते हैं, वो डॉक्टर के पास जाना प्रेफर नहीं करते, तो सेल्फ ट्रीटमेंट कितना हार्मफुल हो सकता है? सेल्फ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे डायबिटीज़ को ही ले लें तो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट वीक होता है, कमज़ोर होता है और उसको पेशाब भी बार बार आता है। सबको पता है, ये हर जगह बताया जाता है, सब लोकल मीडिया में, सोशल मीडिया में पता होता है। उनको शुगर चेक भी कराते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अभी तो थोड़ी सी शुगर है, इनिशियल अभी बीमारी है, शायद किसी दवाई ववाई से या हमारे खान पान से ठीक हो जाए या फिर किसी आयुर्वेदाचार्य की दवाई से ठीक हो जाए। वो कुछ अपना देसी नुस्खे लोग बता देते हैं, वो उससे ठीक करने में लगे रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये होता यह है कि वो पेशेंट जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है दवाई से, उससे आयुर्वेदिक की दवाई से या फिर अपने सेल्फ ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है, तब फिर वो हमारे पास आता है। तब तक काफ़ी देर हो चुकी है। कई सारे पेशेंट में हमने देखा है कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ चुके होते हैं, किडनी पे इफ़ेक्ट आ जाता है, लंग्स पे इफ़ेक्ट आ जाता है, आँखों पे इफ़ेक्ट आता है। डायबिटीज़ में एक मल्टी ऑर्गन बीमारी है जिसमें आँखों पे इफ़ेक्ट आता है, कैटरेक्ट जल्दी हो जाता है, गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं, नसों की बीमारी हो जाती हैं, हार्ट पे इफ़ेक्ट आता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए अगर पहले से उसका निदान और उपचार किया जाए तो ये सब इन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। ओके, अभी आपने डायबिटीज़ के बारे में बात की, तो अभी टीनेज डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इसका जेनेटिकल इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? टीनेज की डायबिटीज़ जो होती है यूजुअली जेनेटिक होती है, जो जिन लोगों में भी होती है वो जन्म से होती है, जेनेटिक प्रिपोंडरेंस होता है। तो उसको कंट्रोल थोड़ा सा किया जा सकता है कि अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ज़्यादा टीवी वगैरह सोशल मीडिया पे ध्यान ना दें, अच्छी नींद लें, पूरा खाना लें, समय पे डाइट लें, समय पे नींद लें। तो थोड़ा सा हेल्दी लाइफ स्टाइल करके थोड़ा सा इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। नॉर्मल हेडेक एंड जो माइग्रेन का सर दर्द होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल हेडेक तो बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जैसे स्ट्रेस लेना, ज़्यादा स्ट्रेस होना, बीपी बढ़ना या फिर नींद पूरी ना लेना और आपाधापी में रहना, हमेशा जल्दीबाजी में रहना। तो ये सब कारण नॉर्मल हेडेक के हो सकते हैं। या कभी कभी सर्वाइकल का जो हेडेक होता है वो भी नॉर्मल हेडेक हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड होता है। सर्वाइकल स्पाइन में नेक से लेकर हेडेक तक पीछे के भाग में हेडेक होता है, उसको भी हम नॉर्मल हेडेक में मान सकते हैं। जो माइग्रेन हेडेक होता है वो एक सीवियर टाइप का हेडेक होता है, ज़्यादातर आधे सिर में होता है, और एक सीवियर टाइप का हेडेक होता है जो नॉर्मल दवाइयों से भी ठीक नहीं होता। तो और ये रोज़ नहीं होता है, कभी कभी होता है, जैसे महीने में 10 दिन होगा, महीने में 15 दिन होगा, फिर उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। फिर उसकी साइकिल होती है, जैसे महीने में या 2 महीने में एक बार होगा। नॉर्मल हेडेक कभी भी हो सकता है, लेकिन माइग्रेन का हेडेक साइकिल के हिसाब से होता है, तो उसकी दवाइयाँ भी अलग हैं, उसका ट्रीटमेंट उपचार भी अलग है। ओके, तो अभी डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है, सो डेंगू में जो प्लेटलेट्स काउंट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना चाहिए? डेंगू एक वायरस की वजह से होता है। 4 तरह के डेंगू वायरस होते हैं। किसी भी तरह के वायरस से, 4 तरह के वायरस से किसी को भी डेंगू हो सकता है। एक बार किसी को डेंगू हो गया तो दोबारा भी डेंगू हो सकता है। ये भ्रांति है कि एक बार डेंगू हो जाए तो दोबारा डेंगू नहीं हो सकता, क्योंकि 4 तरह के वायरस होते हैं। तो एक बार एक तरह से हो सकता है, एक सीरोटाइप से हो सकता है, फिर दूसरे से हो सकता है, फिर तीसरे से भी हो सकता है। तो इसमें और डेंगू में ये ख़ास तौर से ध्यान रखना होता है कि जैसे ही आपको बुखार होता है, अगर सीवियर पेन हो रहा है, सीवियर बुखार हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, ये डेंगू के सिम्टम होते हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसको वेट नहीं करना चाहिए, घर पे सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेंगू के सिम्टम्स कभी कभी सीवियर हो सकते हैं।
अगर डेंगू ज़्यादा देर तक अगर आप सेल्फ ट्रीटमेंट करते रहेंगे या फिर डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, 4-5 दिन के बाद डेंगू में सब ऑर्गन्स ख़राब होने लगते हैं, लिवर पे इफ़ेक्ट आता है, प्लेटलेट कम होने लगते हैं, पेट में पानी भर जाता है, इसको सीरोसाइटिस कहते हैं, और लिवर में सूजन आती है। तो ये सब सिम्टम्स डेंगू में आते हैं। तो इसको रोकने के लिए शुरू से ही अगर हम डॉक्टर को दिखाएं और प्रॉपर इसका डायग्नोस करा के डॉक्टर ये पता करते हैं कि ब्लड टेस्ट से भी पता चल सकता है और कुछ वो सिम्टम्स से भी पता चलता है। तो ब्लड टेस्ट में अगर डेंगू पॉजिटिव आ जाता है, उसका एक NS1 एक एंटीजन होता है, वो पॉजिटिव आता है, या फिर सीरोलॉजी से भी हम करते हैं, तो उसके बाद हम पेशेंट को यूजुअली एडमिट करते हैं, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्लूइड की कमी होती है शरीर में, और सिर दर्द, बदन दर्द, इस तरह की तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं, वो फ्लूइड की कमी से होती है। तो हम ये कहते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा पानी पिए, और बहुत ज़्यादा ही वीकनेस है, कमज़ोरी है, बिल्कुल चल नहीं पा रहा है, थकान है, चक्कर आ रहे हैं, तो उसको एडमिट होना चाहिए, सलाइन चढ़वाना चाहिए, और प्रॉपर डॉक्टर के अंडर में सुपरविज़न में रहना चाहिए, जिससे कि हम उसकी प्लेटलेट मेज़र कर सकें, उसका लिवर का एंजाइम्स और उसके पेट की समस्याएं, जो सीरोसाइटिस होती है, पेट फूलना, वो सब चीज़ें मेज़र कर सकें। प्लेटलेट बढ़ाने का कोई इस रामबाण तरीका नहीं है। प्लेटलेट तो डेंगू की वजह से ही कम होती है। जब तक डेंगू का वायरस शरीर में रहता है तब तक प्लेटलेट कम होती हैं। वो 5 दिन तक भी रह सकता है, 7 दिन तक भी रह सकता है, 10 दिन तक भी रह सकता है। जैसे जैसे डेंगू का वायरस शरीर से छोड़ कर जाता है, उसके बाद प्लेटलेट अपने आप ही बढ़ने लगती हैं। अगर बहुत कम हो जाती हैं प्लेटलेट, जैसे 20,000 या 10,000 हो जाती हैं, तब प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके पहले चढ़ाने की प्लेटलेट ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके अगर हम लिवर डिजीज़ेस के बारे में बात करें तो उन्हें कैसे आप हैंडल करते हैं लिवर डिजीज़ेस को? लिवर की कई तरह के डिसीज़ेज़ हैं। सबसे कॉमन है जॉन्डिस, यानी कि साइंटिफिक भाषा में कहें तो हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस भी 3-4 तरह की होती है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जो कि ब्लड के थ्रू होती है, ब्लड से फैलती है, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, या फिर माँ से बच्चे में आती है। और हेपेटाइटिस ए और ई होती है, जो कि कॉमन हेपेटाइटिस होती हैं, जो कि दूषित पानी से, खाने पीने से होती हैं। तो आजकल बरसात में ऐसे हेपेटाइटिस ए और ई ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। तो उसका अगर सिम्टम्स होते हैं जैसे भूख ना लगना, वीकनेस होना, हल्का बुखार रहना, काम में मन ना लगना, ये उसके सिम्टम्स होते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। उसके बाद हम उसका एंटीजन का टेस्ट कराते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस का और हेपेटाइटिस ई वायरस का। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो हम उसको एडमिट करते हैं। अगर ज़्यादा वीक है पेशेंट, फ्लूइड की कमी है या कुछ खा नहीं पा रहा है, कुछ उल्टियाँ हो रही हैं उसको, तो फिर एडमिट करना ही उसको ज़रूरी होता है। उसके हिसाब से हम थोड़ा सा उसको लिवर को रेस्ट देते हैं, क्योंकि अगर हम मुँह से दवाइयाँ देंगे तो लिवर को इफ़ेक्ट करेंगी। इंजेक्शन से दवाइयाँ दी जाती हैं, कोई सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती हैं, जिससे कि लिवर थोड़ा सा ठीक होता है, हील होता है। उसके बाद ही फिर पेशेंट की छुट्टी की जाती है। ठीक है, लिवर डिजीज़ में ही आपका डायरिया आता है, तो डायरिया को कैसे ट्रीट करते हैं? डायरिया लिवर की वजह से नहीं, डायरिया तो एक कॉमन इन्फेक्शन है जो कि दूषित खाने पीने से होता है। तो आजकल जैसे हम जानते हैं भारतवर्ष में बहुत सारे स्ट्रीट फूड बहुत कॉमन है। तो ज़्यादातर लोग, यंगस्टर्स ज़्यादातर जो होते हैं, स्ट्रीट फूड पे ही गुजारा करते हैं, क्योंकि वो सस्ता होता है। तो उसी से ज़्यादातर ये डायरिया की बीमारियाँ होती है, पेट की समस्याएं होती हैं, उसी से ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ये पेट की समस्या है डायरिया, ठीक है। तो अगर हम थायराइड की बात करें, थायराइड भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, तो उससे कैसे डील करते हैं? थायराइड के लिए निदान करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम T3, T4, TSH 3 टेस्ट होते हैं, उसको कराते हैं। उसके हिसाब से अगर उसमें TSH बढ़ा हुआ होता है तो उसके हिसाब से पता चलता है कि हमें कितना थायराइड है, इसको कितनी थायराइड की डिसीज़ है पेशेंट को, उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। थायराइड एक सेल्फ ऑटोइम्यून डिसीज़ है, जिसमें कि शरीर के एंटीबॉडी ही शरीर के अंगों के खिलाफ काम करती हैं। एक थायराइड हमारी ग्लैंड होती है, गले में होती है, तो उसमें से तो थायराइड हार्मोन निकलता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो वो हार्मोन निकलना कभी कभी कम हो जाता है, क्योंकि एंटी रिएक्शन की वजह से उसकी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो उसकी दशा में जो थायराइड हार्मोन होता है बॉडी में कम हो जाता है, तो हमें उसको निदान करके उसको ऊपर से रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी होती है। ओके, सो इज़ इट ट्रू जो थायराइड होता है वो लड़कियों में, औरतों में ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल? यस। इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न कुछ नहीं। अच्छा,
इसके अलावा ब्लड टेस्ट की अगर हम बात करें, जीन्स से डिपेंडेंट होता है। तो जो लेडीज़ में जो जीन्स होते हैं उसमें थायराइड का प्रिपोनेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम ब्लड टेस्ट की बात करें तो कोई भी बीमारी का पता ब्लड टेस्ट से ही चलता है, तो ब्लड टेस्ट कराना कितना इंपॉर्टेंट होता है? ब्लड टेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर आपको बीमारी में ऊपर से जितना आप सिम्टम से गैस कर सकते हैं, सिम्टम से गैस करने के बाद आपको अगर लगता है कि ये बीमारी हो सकती है तो उसको ब्लड टेस्ट से ही हम उसको कंफर्म करते हैं कि ब्लड टेस्ट से कितना उसके सिम्टम्स हैं, कितने ब्लड टेस्ट में क्या आ रहा है, उसमें कौन सी चीज़ बढ़ी हुई आ रही है, कौन सी चीज़ घटी हुई आ रही है। तो ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए। अगर कोई मेडिकेशन कोई पेशेंट ले रहा है, कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन ले रहा है, अगर उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया तो उसको फिर कैसे मैनेज करते हैं? वही जैसे पहले भी मैंने बताया आपको कि अगर किसी मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को लगता है तो उसको आगे लेना बंद कर दे और डॉक्टर से संपर्क करे। डॉक्टर उसको दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा जिसका कि साइड इफ़ेक्ट ना हो। ओके, थैंक यू सो मच।